मौद्रिक नीति का बनाने का मेन एम क्या है? महंगाई को कंट्रोल करना। देखिए पहले क्या, जैसे मान लेते हैं आज से 2016 से पहले का अगर कोई भी बुक पढ़ेंगे तो वहां पे मॉनेटरी पॉलिसी का बहुत सारा काम था। बहुत सारा काम क्या था? जैसे डिमांड को बढ़ाना, एक्सपोर्ट को बढ़ाना, ठीक है, ग्रोथ को बढ़ाना, अनएम्प्लॉयमेंट को करना, ऐसे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव दिया गया था। किसको? मॉनेटरी पॉलिसी को। लेकिन 2016 के बाद क्या हुआ, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी बना, उसमें मतलब बहुत सारा चेंजेस हुआ। तो आज के डेट में मॉनेटरी पॉलिसी का सिर्फ एक ही सिंगल रोल है, वो क्या है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना। और कितना रखना है? तो ये रखना है, ये रखना है 4 ±2%, मतलब 2 से 6% के बीच में। तो गवर्नमेंट का ये बोलना है, आरबीआई को गवर्नमेंट ने ये बोला है कि आप अगर महंगाई को 2 से 6% के बीच में रखेंगे तो ऑटोमेटिक जितना भी प्रॉब्लम है या जितना भी आप काम करना चाहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, पॉवर्टी के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, ग्रोथ के लिए, वो सारा ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है? कैसे हो जाएगा? क्योंकि जब अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन होता है, महंगाई होता है कंट्रोल्ड वे में, ठीक है, जैसे मान लेते हैं यूएसए है, यूएसए के लिए आपको बताए थे कि इन्फ्लेशन हर कंट्री में होना चाहिए। और बेसिकली 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक डेवलप्ड नेशन, एक डेवलपिंग नेशन, एक अंडर डेवलप्ड। तीनों का अलग अलग क्राइटेरिया है। जैसे मान लेते हैं यूएसए एक डेवलप्ड नेशन है, तो वहां पे महंगाई दर जो होना चाहिए वो लगभग 2% या 1% ऊपर नीचे, मतलब 1 से 3% के बीच में है, तो उनके लिए अच्छा है, मतलब उनके कंट्री के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। वहां पे ग्रोथ, डिमांड, एक्सपोर्ट सब कुछ सही से चलेगा। ठीक है? जैसे इसमें और कौन कौन कंट्री आ जाएगा? यूके हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सब जो भी डेवलप नेशन है उनके लिए इन्फ्लेशन का रेट कितना होना चाहिए? 2% के आसपास अगर वो चलते हैं तो ऑटोमेटिक उनका जो ग्रोथ रेट होगा वो 3%, 3.5% के आसपास होगा। तो कोई भी डेवलप नेशन चाहता है कि 3, 3.5% अगर वो ग्रो करेगा तो उसके लिए एक अच्छा ग्रोथ माना जाएगा। ठीक है? दूसरा है डेवलपिंग नेशन। डेवलपिंग नेशन में ये माना जाता है कि जो इन्फ्लेशन होना चाहिए वो 4 से 5, 6 इसके आसपास होगा। इससे क्या होगा कि ऑटोमेटिक आपका जो ग्रोथ रेट होगा वो 7 से 8% होगा। तो डेवलपिंग के लिए वो जरूरी है। जो अंडर डेवलप्ड नेशन है उनके लिए क्या जरूरी है? इन्फ्लेशन वहां पे थोड़ा और हाई होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पे ग्रोथ रेट और ज्यादा चाहिए। मतलब कोई भी अंडर डेवलप्ड नेशन है, अगर उसका ग्रोथ रेट 10 से अगर कम है तो उसको अच्छा हम लोग नहीं मानेंगे। तो बेसिकली है क्या कि जो इन्फ्लेशन है, जो यहाँ पे हम लोग 4 to 6% के बीच में, ये प्रोपोर्शनल है किसके? आपका जीडीपी ग्रोथ के। ठीक है? प्रोपोर्शनल मतलब ये हमेशा प्रोपोर्शनल नहीं होता है। अगर ये कंट्रोल में, जब आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल में है तभी आपका जीडीपी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा अगर ये नीचे चला जाता है, ऊपर चला जाता है, तो ये रिलेशन ब्रेक हो जाएगा। ठीक है? तो इसीलिए भारत में गवर्नमेंट ये चाहती है कि इन्फ्लेशन एक कंट्रोल में रहे। हम लोग एक डेवलपिंग नेशन में आते हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा जीडीपी लगभग 8% के आसपास रहे, ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो इसके लिए ये भी होना चाहिए कि इन्फ्लेशन रेट आपके इकोनॉमी में 2 से 6% या अप्रोक्स 5 या 4% के आसपास रहना चाहिए। ठीक है? और महंगाई इसी के ऊपर या मतलब 2 से 6 के बाहर ना चला जाए, इसी के लिए क्या बनाया जाता है? मॉनेटरी पॉलिसी बनाया जाता है। ठीक है? कैसे ये काम करता है? जैसे सपोज करते हैं कि आप लोग तो बेसिक ये सब बताए थे लास्ट क्लास में, फिर से कुछ उसमें एक्स्ट्रा ऐड ऑन करके बता रहे हैं। जैसे मान लेते हैं अभी इन्फ्लेशन रेट मार्केट में सपोज करते हैं 7% पे चल रहा है। ठीक है? और आरबीआई का मोटिव क्या है? इसको बिलो 6 लाना। तो 6 कैसे लाएगा? मतलब इसको डिक्रीज करना है, मतलब 6% पे लाना है घटा के। तो आरबीआई के पास क्या क्या ऑप्शन है? तो एक ऑप्शन आपको हम लोग कुछ कुछ पढ़े थे, उसमें से क्या क्या पढ़े हैं? सीआरआर, एसएलआर और रेपो। ठीक है? इसमें देखिए एक चीज है, देखिए यहाँ पे जब यहाँ पे वर्ड पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, ये पॉलिसी।
हम लोग क्या पढ़े, रेपो रेट, ठीक है। लेकिन हम ये पॉलिसी वर्ड क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये पॉलिसी क्या होता है? मतलब यहाँ पे वर्ड पॉलिसी और किसी के आगे पॉलिसी नहीं लिखा हुआ है। ये सीआरआर के आगे, एसआरआर के आगे भी पॉलिसी नहीं लिखा हुआ, लेकिन बुक में कभी पढ़ेंगे तो ये नहीं लिखा रहेगा कि पॉलिसी रेपो रेट, वहां पे सिर्फ रेपो रेट लिखा रहता है। तो ये पॉलिसी वर्ड क्यों जोड़ा गया है? देखिए, कोई भी, जैसे आपके पास मल्टीपल जैसे यहाँ पे आपको ये बताया गया कि मॉनेटरी पॉलिसी में मल्टीपल टूल्स हैं। सीआरआर है, एसएलआर है, फिर रेपो है, रिवर्स रेपो है, एमएसएफ है, ठीक है, बैंक रेट है, ये बहुत सारा ऑप्शंस है। लेकिन इनमें से कौन मेन मानता है? जैसे आरबीआई किसको सबसे मेन टूल मानता है? ठीक है, जैसे आपके पास मान लीजिए बहुत सारा वेपन है, आपका कोई एक मेन वेपन होगा ना, तो जो मेन वेपन है उसके आगे ये वर्ड लगता है पॉलिसी। ठीक है, तो आरबीआई के सबसे मेन टूल कौन सा है? ये रेपो रेट है, इसीलिए इसके आगे नाम लिखा हुआ है पॉलिसी। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, जरूरी नहीं कि हमेशा यही मेन टूल हो, कल को आरबीआई का प्लानिंग या सब कुछ शिफ्ट हो जाए, वहां पे मान लेते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन को मेन टूल बना लेगा, तो वहां पे उसको बोला जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये बोलने का है कि सबसे पहले आरबीआई ये देखेगा कि महंगाई को अगर घटाना है तो सबसे पहला जो उसका मेन टूल है वो क्या है? रेपो है। ठीक है, तो सबसे पहले आरबीआई क्या करेगा? रेपो में कुछ चेंज करके उसको कंट्रोल करने का कोशिश करेगा। इन केस अगर रेपो फेल हो जाता है या उतना सक्सेसफुल नहीं होता है तो अदर में कुछ कुछ चेंजेस कर सकता है। तो सपोज करते हैं कि आप अब मार्केट में क्या करना है, महंगाई को यहाँ पे बेसिकली करना क्या है? महंगाई को कम करना है। ठीक है, और आपको लास्ट क्लास में आपको हम एक रिलेशन बताए थे, क्या बताए थे कि अगर डिमांड को कम किया जाएगा तो क्या होगा? इन्फ्लेशन घटेगा या बढ़ेगा? आप बाजार से कोई भी सामान कम खरीदेंगे, जैसे मान लेते हैं कोई ठेला वाला है, वो सेव बेच रहा है, ठीक है, कल को उसका डिमांड मतलब कोई खरीदने ही नहीं जाए तो रेट अपना कम करेगा या ज्यादा करेगा? कम करेगा। तो डिमांड कम होता है तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिक कम हो जाता है। डिमांड को कम करने के लिए क्या कर सकता है? तो आप क्या, आपको लास्ट क्लास में बताए थे क्या कम करना चाहिए हम लोग को? मांग को अगर कम करना है तो कैसे कम कर सकते हैं? जैसे मान लेते हैं आप कुछ खरीदना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप ना खरीदें, तो हम क्या करेंगे? आपको लास्ट क्लास में एक रिलेशन लिखवाए थे, डिमांड का, सप्लाई का, सॉरी डिमांड का, इन्फ्लेशन का एक और वर्ड था, उसको देखिए क्या है, क्या है? पढ़िए पहले बुक को, पर अपना कॉपी देखिए उसमें क्या रिलेशन है ना, वो कम से कम जो लास्ट क्लास का है ना वो पढ़ के आया कीजिए, क्या क्या बताया गया है, क्या रिलेशन लिखे थे। मुद्रास्फीति को कम करना है तो यहाँ मुद्रास्फीति को कम करना है तो डिमांड को कम किया, डिमांड कैसे कम होगा ये लिखे थे ना क्लास क्लास में। मनी सप्लाई, मतलब लोगों के पास अगर पैसा ही कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब हमको क्या करना है, पूरे अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को, मतलब जिन लोगों के पास जो पैसा है उसको घटा देना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप लोग 10 लोग हैं, तो 10 लोगों के पास आज के डेट में मान लीजिए हर के पास 5-5 हजार रुपया है, उसको घटा के 4-4 हजार कर देंगे तो मार्केट में डिमांड कम होगा ना। तो वैसे ही क्या है, भारत एक समूह है, तो सबके मतलब ओवरऑल किसी इंडिविजुअल का बात यहाँ पे नहीं होता है। जब भी कोई पॉलिसी का कंट्री लेवल का बात होता है तो पूरे कंट्री का बात होता है, मतलब ऐसा नहीं देखा जाता है कि एक आदमी का बढ़ा कि घटा, देखा यह जाता है कि ओवरऑल पूरे अर्थव्यवस्था में, पूरे भारत में पैसा बढ़ा या घटा, उसका हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं पूरे भारत का अगर हमको इन्फ्लेशन कम करना है पूरे भारत में, तो पूरे भारत का डिमांड कम करना होगा, और पूरे भारत का डिमांड कम करने के लिए ओवरऑल जो हमारे अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा है, ठीक है, मुद्रा के आपूर्ति को क्या करना होगा? घटाना होगा। अब आरबीआई तो डायरेक्ट तो ये नहीं बोल सकता है कि आप जाके एक सामान कम खरीदिए तो ऑटोमेटिक महंगाई कम हो जाएगा। आरबीआई के कंट्रोल में क्या है? ये मनी सप्लाई, मुद्रा का आपूर्ति को ही कम कर देगा, मतलब लोगों के पास जो पैसा पहुंचेगा उसी को कम कर देगा। ठीक है, कैसे कम करेगा? तो सबसे मेन टूल कौन सा है कम करने का? रेपो। अब ऐसा नहीं है कि पूरे वर्ल्ड लेवल में रेपो ही मेन टूल होता है, मतलब ऐसा ही हर कंट्री के अंदर आपको पता है सेंट्रल बैंक होता है, पता है, और हर कंट्री में कितना सेंट्रल बैंक होता है? एक होता है। ठीक है, तो हर कंट्री के पास सिमिलर, जैसे आरबीआई के पास टूल्स है उसी तरीके से हर सेंट्रल बैंक का भी अपना अपना टूल होता है। ठीक, तो सबका कुछ ना कुछ मेन टूल होता है, तो इंडिया में सबसे मेन टूल माना गया है आरबीआई के द्वारा रेपो को। तो
ये कैसे मनी सप्लाई को कम किया जाएगा, यही मेन मुद्दा है। ठीक है, कैसे आरबीआई इसको कंट्रोल कर सकता है। तो कैसे कर सकता है, तो सपोज कीजिए इंडिया का लीडिंग बैंक है एसबीआई। एसबीआई मल्टीपल्स लोन देता है। होम लोन दिया, ठीक है, कार लोन दिया, सॉरी स्पेलिंग ही गलत कर दिया, कार लोन दिया, ऐसा करके बहुत सारा पर्सनल लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया, ऐसा करके बहुत सारा लोन है। ठीक है, एजुकेशन लोन है, बहुत सारा लोन एसबीआई देता है। मान लेते हैं इसका 7% इंटरेस्ट है, इसका 8 है, 9 है, इसका 10 है, इसका 11 है। ठीक है, आपको लास्ट क्लास में ये बताए थे कि जो बैंक है, बैंक को कभी भी पैसे की कमी पड़ती है तो कहाँ से लोन लेता है, आरबीआई से। तो बेसिकली ये जो बैंक है, जब इसको जरूरत होता है तो ये मान लेते हैं रेपो में अभी कितना परसेंट है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये जितना भी लोन देता है, जैसे आपको फर्स्ट क्लास में ही बताए थे कि बैंक कैसे काम करता है। तो मान लेते हैं ये एक बैंक है एसबीआई। तो बैंक बेसिकली ऐसा नहीं होता है कि आरबीआई के पैसा पे काम करता है। बैंक किसके पैसे पे काम करता है, डिपॉजिटर के पैसे पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी डिपॉजिटर हैं वो टोटल अपना पैसा डिपॉजिट में किसको देते हैं, बैंक को। टोटल डिपॉजिट को हम लोग क्या बोलते हैं, NDTL। ठीक है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। ये क्यों बोलते हैं, क्यों ऐसा नाम रखा है, सारा एक्सप्लेन कर चुके हैं आपको पहले। ठीक है, तो बैंक में जो पैसा जो ये पब्लिक का है, जो टोटल पैसे को एक साथ हम NDTL बोल रहे हैं, ये बैंक को मिलता है और इसी पैसे को बैंक क्या देता है, लोन में लोगों को बांटता है। ठीक है, तो बेसिकली जो बैंक है ऐसा नहीं है कि आरबीआई के पैसे से चल रहा है, वो किसके पैसे से चल रहा है, डिपॉजिटर के पैसे से चल रहा है। ठीक है, लेकिन जब भी किसी भी बैंक को अगर कुछ भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम होता है या कमी होता है या उसको पैसे की अचानक जरूरत पड़ता है या लॉन्ग टर्म जरूरत होता है, तो वो उसका सप्लाई कौन देता है, पैसा का आरबीआई देता है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ये जो लोन जो बैंक दे रहा है इसको इन्फ्लुएंस कर सकता है आरबीआई कुछ हद तक। ऐसा नहीं होता कि 100% आरबीआई का इन्फ्लुएंस कर सकता है लोन देने में किसी बैंक को, उसका लेकिन कुछ ना कुछ हस्तक्षेप जरूर हो सकता है। तो मान लेते हैं यहाँ पे ये 4% पे लोन देता है, टेम्पररी लोन देता है, क्योंकि रेपो एक ऐसा लोन होता है, शॉर्ट टर्म लोन होता है, ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म लोन है। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये 4% पे लोन मिलता है बैंक को और ये अलग अलग परसेंटेज में अलग अलग लोन बांटता है। अब यहाँ पे हमको बेसिकली करना क्या है, मनी सप्लाई को क्या करना है, कम करना है। ठीक है, पूरे भारत में मनी सप्लाई कैसे कम हो, तो आरबीआई ये करेगा, इसको रेपो रेट को मान लीजिए बढ़ा देता है, ये कर देता है 5% पे। तो अब ये 4% से बढ़ के हो गया 5%। तो बेसिकली बैंक को जो पैसा पहले 4% मिल रहा था 5% मिल रहा है, तो थोड़ा पैसा बैंक को क्या मिल रहा है, महंगा। तो महंगा मिल रहा है तो ये भी क्या करेगा कि हो सकता है अपने लोन के अंदर थोड़ा थोड़ा ये भी इंक्रीज कर दे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए इसको इंक्रीज करके 7.2 कर दिया, इसको 2.5 कर दिया, इसको 9.1 कर दिया, इसको 10.2 कर दिया, इसको 1.5 कर दिया, कुछ भी मतलब हल्का फुल्का इंक्रीज कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पे एसबीआई को पैसा महंगा मिल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब पैसा महंगा मिल रहा है और ये सब जो लोन लेने वाला है, ये सब कौन है लोन लेने वाला, पब्लिक है। मतलब जो भारत के लोग हैं या पूरा भारत का जो समाज है वही लोग लोन लेता है। तो अब क्या लोन मिल रहा है महंगा। तो मान लेते हैं कोई कार लेने का प्लान कर रहा था, ठीक है, किसी को कार लेना था, अभी विद इन अ मंथ वो प्लान कर रहा था और वहां पर देखा है कि अब कार लोन क्या हो गया, उसका ईएमआई अब हमको महंगा पड़ेगा क्योंकि लोन महंगा हो गया। तो कार अब क्या कर सकता है, अपना प्लान को पोस्टपोन कर सकता है कि अभी नहीं लेंगे, अगले सीजन में लेंगे या 2 महीना 3 महीना बाद लेंगे। तो इससे बेसिकली होगा क्या कि जो लोन के माध्यम से जो पूरे भारत में जो ये लोन के माध्यम से पैसा जो मार्केट में जाने वाला था वो उसमें क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगा। ऐसा होगा या नहीं होगा। अब सब लोग तो प्लान कैंसिल नहीं कर देंगे लोन लेने। ये मान लीजिए किसी को कार लेना है, 100 आदमी को कार लेना है, तो ऐसा तो नहीं है कि अगर 1% या 0.25% महंगा हो जाएगा तो सब लोग कार लेना छोड़ देंगे। कुछ लोग होंगे जो अपना क्या करेंगे, उसमें से प्लान को पोस्टपोन कर देंगे या कैंसिल कर देंगे। तो उसके कारण क्या होगा कि भारत के अंदर मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो अगर यही कर सकता है आरबीआई कि अगर आपको लास्ट क्लास में बताए थे
कि अगर आरबीआई ये चाहता है या भारत सरकार ये चाहता है कि इन्फ्लेशन को कम किया जाए, तो बेसिकली करना क्या है, मनी सप्लाई को कम करना है। और मनी सप्लाई को कम करने के लिए आरबीआई काम करता है, और आरबीआई के पास बहुत सारा टूल्स है इसको कम करने का। उसमें से मेन टूल कौन सा है, रेपो। तो रेपो के माध्यम से ऐसे महंगाई कम हुआ। कोई दिक्कत इसमें? ये रिलेशन कभी मत भूलिएगा, ये हर चीज का मेन रिलेशन है। हर चीज अर्थव्यवस्था के अंदर इससे लिंक होता है। ये चेन है कि मुद्रा आपूर्ति अगर घटाएंगे तो डिमांड घटेगा, मांग घटेगा, मांग घटेगा तो मुद्रास्फीति ऑटोमेटिक, महंगाई ऑटोमेटिक घट जाएगा। ठीक है। और जस्ट इसका उल्टा होता है, बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, वो बढ़ेगा। ठीक है। हाँ बेटा। हाँ ये कट गया ना इस, ये वाला। अब देखिए ये रिलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। हर चीज इससे डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है हम बता रहे हैं। तो एक लॉजिक समझिए, मतलब ओवरऑल अभी हर चीज समझ में नहीं है आपको। हम ये बताए थे कि स्टार्टिंग फर्स्ट डे में हर कुछ समझ में नहीं आता है। ये लॉजिक ऐसा नहीं है कि 3 ही स्टेप का ये लॉजिक है, और भी बड़ा है। आगे चल के इसके ऊपर और भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कैसे, एक सिंपल वे में समझ लीजिए कैसे होता है। जैसे मान लेते हैं इसको उल्टा आप करते हैं। जैसे सपोज करते हैं मनी सप्लाई, सपोज करते हैं अब गवर्नमेंट ये चाहता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये मोटिव है कि मान लेते हैं अभी एट प्रेजेंट भारत का जो जीडीपी है वो 4% या कुछ भी मानते हैं 5% पे चल रहा है, और इसको भारत सरकार इंक्रीज करना चाहता है। ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट को भी जीडीपी इंक्रीज करना है तो कैसे करेगा, तो वो भी इसी रिलेशन पे उसको भी जाना पड़ेगा कि ये बेसिक रिलेशन है कोई भी चीज का। कैसे रिलेशन, बेसिक रिलेशन है कि मान लेते हैं गवर्नमेंट चाहता है जीडीपी को इंक्रीज करना, तो जीडीपी को इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा। जीडीपी आप लोग नेशनल इनकम पढ़ चुके हैं ना। तो जीडीपी बढ़ाने के लिए मनी सप्लाई बढ़ाएंगे तो क्या होगा उससे, तो डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा, क्या मिलेगा, टैक्स ज्यादा मिलेगा तो जीडीपी बढ़ जाएगा। जीडीपी बढ़ाना है। हाँ हाँ। हम्म। ये तो ठीक है, आपका लॉजिक ठीक है, लेकिन पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा, ये गलत है। जीडीपी क्या होता है, आप थे ना फर्स्ट क्लास में। जीडीपी क्या होता है जी बताइए, आप लोग थे ना पहले। जीडीपी किसको बोलते हैं, कि जो भी हमारे, अगर जीडीपी को इंक्रीज करना है तो क्या करना है, कि भारत के अंदर जितने भी गुड्स और जितने भी सर्विसेज, मतलब जितना भी वस्तु और सेवा का उत्पादन हो रहा है, जितना भी इसको इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। अगर इसको बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, जीडीपी बढ़ जाएगा। तो जीडीपी बढ़ाना है तो मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज करना है। तो इंक्रीज कैसे होगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर ये चाहता है कोई भी कि भारत के अंदर ज्यादा ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो, जैसे मान लेते हैं कार आज के डेट में मानते हैं एक ईयर में मान लेते हैं 5 लाख पीस कार का प्रोडक्शन हो रहा था, और हम लोग ये सपोज कर लेते हैं कि भारत में सिर्फ कार का इंडस्ट्री और कोई इसके अलावा कोई चीज नहीं बनता है। ठीक है। और भारत का जीडीपी हम इंक्रीज करना चाहते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करके मान लेते हैं 5 से लेके 5.5 लाख पे ले जाएंगे, तो ऑटोमेटिक हमारा जीडीपी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्लास में आपको हम बताए थे कि जीडीपी कैसे मेजर करते हैं। तो जितना भी किसी भी कंट्री के अंदर गुड्स और सर्विसेज का मैन्युफैक्चरिंग होता है एक साल में, उसका मॉनेटरी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है।
तो इसको इंक्रीज करना है, मतलब अब गुड्स का जो प्रोडक्शन हो रहा था 5 लाख को बढ़ा के 5.5 लाख करना है। तो प्रोडक्शन खाली बढ़ाने से तो होगा नहीं, उसको कंज्यूम भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली करना क्या है, गवर्नमेंट को डिमांड को इंक्रीज करना है। तो डिमांड को अगर इंक्रीज करना है तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, मनी सप्लाई को इंक्रीज करना पड़ेगा। मनी सप्लाई इंक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगा। इसको हम छोड़ देते हैं। अब डिमांड इंक्रीज होगा तो उसके कारण क्या होता है, प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोडक्शन इंक्रीज करने से ऑटोमेटिक क्या होगा, हमारा जीडीपी का फिगर बढ़ेगा। प्रोडक्शन इंक्रीज, फिर और भी लंबा चौड़ा रिलेशन, मान लीजिए आपको प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, तो प्रोडक्शन अगर आप इंक्रीज करेंगे तो ऑटोमेटिक है कि वहां पे मैन पावर का रिक्वायरमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर प्रोडक्शन अधिक होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, या बेरोजगारी क्या होगा, कम होगा। तो देखिए यहाँ पे मनी सप्लाई का रिलेशन सिर्फ डिमांड इन्फ्लेशन तक नहीं रुका हुआ, उसका और भी चाहे तो और भी इसका रिलेशन खोज सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आप चैप्टर आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे रिलेशन डेवलप होते जाएगा। ठीक है, तो दिक्कत, तो हम लोग आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो हम लोग मौद्रिक नीति पढ़ रहे थे। ठीक है, मौद्रिक नीति के अंदर सबसे पहला टूल कौन सा पढ़े थे, सीआरआर। ठीक है, आरबीआई चाहे तो सीआरआर के माध्यम से भी क्या कर सकता है, महंगाई को कम कर सकता है। कैसे, लास्ट क्लास में लोग डिस्कस किए थे, फिर से इसको डिस्कस कर रहे हैं। जैसे हमको करना क्या है, महंगाई को कम करना है, तो बेसिक हम लोग को ये रिलेशन है, मनी सप्लाई को कम करेंगे तो डिमांड कम होगा, डिमांड कम होगा तो इन्फ्लेशन कम होगा। तो सीआरआर में क्या हो रहा था कि मान लेते हैं ये एक बैंक है, बैंक के पास एग्जांपल के लिए मान लेते हैं 100 लाख करोड़ का एनडीटीएल है या डिपॉजिट है। ठीक है, एनडीटीएल इसका कितना मान रहे हैं, इतना का इसके पास डिपॉजिट है, और ये बैंक फिर डिपॉजिट पैसा लेता है और लोन देता है। तो सीआरआर कितना है अभी, सीआरआर कितना है, 4% ही है ना। लास्ट क्लास में कुछ बोले थे आप लोगों को करके आने के लिए, बताइए आरबीआई का डिप्टी गवर्नर का नाम, बैठ के ही बोलिए, बैठ जाइए बैठ जाइए, डिप्टी गवर्नर का नाम पूछ रहे हैं, डिप्टी गवर्नर, उप गवर्नर का नाम बताइए। लास्ट क्लास में बोले थे उप गवर्नर का नाम पता करके आने के लिए, क्या किसी को पता है जी, आप पता किए थे, हाँ ठीक, किसी को याद नहीं, जिसको याद है वो बोलिए, थोड़ी अब आ जाइए, वो सर्च करके बोलने का जरूरत नहीं है, याद है तो बोलिए नहीं तो छोड़ दीजिए। ये देखिए यहाँ पे क्या करना है, हम लोग आए थे यहाँ पे, आप लोग थोड़ा सीरियस रहेंगे ना पढ़ाई के लिए तो बेटर रहेगा। यहाँ आपको टाइम पास करना है, क्लास में आना है, 2 घंटा 3 घंटा बैठना है जाना है तो अलग बात है। अगर तैयारी करना है तो ये सब बेसिक नॉलेज है, पूछेगा तो कोई नहीं एग्जाम में, लेकिन एटलीस्ट इंटरव्यू में पूछ सकता है। लेकिन बेसिक नॉलेज के लिए सब पता होना चाहिए कौन है डिप्टी गवर्नर। अब देखिए यहाँ पे सीआरआर में आपको क्या बताया गया था, सीआरआर में ये पकड़ के चल रहे हैं कि अभी सीआरआर कुछ भी रहे, ये डिपेंड नहीं करता है, पर ये मैटर कितना है ये डिपेंड हम मेरे लिए नहीं है। ठीक है, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है समझना कि कैसे काम होता है। ठीक है, एग्जाम के दिन जरूरी नहीं कि 4% हो, जिस दिन आपका एग्जाम होगा शायद उस दिन ये चेंज हो जाए। तो बेटर ये है कि जिस दिन एग्जाम हो उस दिन का आपको डेटा याद होना चाहिए, बाकी लॉजिक पूरा समझ में आना चाहिए कैसे काम होता है। तो आपको ये बताया गया था
कि सीआरआर के माध्यम से कैसे ये बैंक कम करेगा, ये सॉरी ये सीआरआर के माध्यम से कैसे आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगा। तो आपको ये 4% सीआरआर में है, इसका मतलब और मान लेते हैं और कुछ नहीं है, सिर्फ सीआरआर है और बाकी कोई रिजर्व रेशियो या आरक्षित अनुपात नहीं है। तो इसका मतलब ये लोन में कितना करोड़ दे सकता है, 96 करोड़। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे बेसिकली ये 4 करोड़ रुपया जो है ये कहाँ पे चला गया, ये 4 करोड़ रुपया आरबीआई के पास, 4 करोड़। तो आरबीआई ये चाहता है कि अब क्या हो, मनी सब महंगाई को कम करना है तो मनी सप्लाई कम करे, तो मनी सप्लाई ऑटोमेटिक डे वन में एक दिन में चाहे तो आरबीआई कम कर देगा। कैसे कम कर देगा, ये रूल को चेंज करके इसको मान लेते हैं 5% कर देगा, तो ऑटोमेटिक भारत के अंदर जितने भी बैंक हैं, ठीक है, तो सबका 1% पैसा क्या हो जाएगा, ब्लॉक, कम जाएगा। मतलब वो कम नहीं जाएगा, वो ब्लॉक हो जाएगा और पैसा किसके पास चला जाएगा, वो आरबीआई के पास। तो ऑटोमेटिक अर्थव्यवस्था के अंदर मनी सप्लाई एक दिन में चाहे तो वो घटाया जा सकता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ये 95 से कितना, 96 से कितना हो जाएगा, 95। मतलब यहाँ पे मनी सप्लाई क्या हुआ, घटा या बढ़ा, घट गया। तो ये घट जाएगा तो ये होगा और ये होगा तो फिर ये होगा, ठीक है। कोई दिक्कत? अब एग्जाम में देखिए, आप अगर एग्जाम पर्पज से बात करें तो एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपको यही चीज पूछे कि मनी सप्लाई घटाएंगे तो इन्फ्लेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। वहां पे हो सकता है सिनेरियो चेंज कर दे क्वेश्चन पूछने का, क्वेश्चन पूछने में कुछ और भी लैंग्वेज यूज कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो वहां पे आप समझ के आंसर कर पाएंगे। बेसिक रूल यही है, इसी में अगर पूछने का तरीका बदला जा सकता है। और ये आपको पता कैसे चलेगा कि तरीका क्या होता है पूछने का या नहीं होता है, कैसे पता चलेगा? हाँ, तो क्वेश्चन कैसे देखेंगे? तो क्वेश्चन बैंक कभी पढ़े हैं? तो क्वेश्चन बैंक लेटेस्ट कम से कम 5 साल का पढ़िए, ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन आया है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, उस टाइप से तैयारी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, बुक में लिखा है उसको पढ़े जा रहे हैं, अंत में पता चला एग्जाम में गए क्वेश्चन कुछ और तरीके से आ रहा है, समझ ही में नहीं आ रहा है। या जो पढ़ना था, जिसपे ज्यादा फोकस करना था वहां पे कम फोकस किए, और यहाँ पे कम फोकस करना था वहां पे ज्यादा फोकस किए, ठीक है। तो सबसे पहला टूल हम लोग सीआरआर पढ़े थे, सीआरआर में हम लोग यही पढ़े थे कि कैसे महंगाई को कंट्रोल करना है, ठीक है। दूसरा था एसएलआर, एसएलआर में सेम प्रोविजन था, मतलब काम वहां पे भी सेम होता है, बस यहाँ पे था कि कैश के रूप में रखना था, और वहाँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज था, गोल्ड था और कैश का ऑप्शन था, ठीक है। लॉजिक दोनों का सेम था। उसके बाद हम लोग रेपो पढ़े थे, ठीक है। अब अगला टॉपिक हमारा क्या है, रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो को हिंदी में भी क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो ही बोलते हैं, मतलब यहाँ पे कोई हिंदी टर्म नहीं है, ठीक है। तो ये कैवा टूल हो गया, चौथा टूल हो गया, ठीक है, कम करने का या ज्यादा करने का महंगाई को। अब ये देखिए, अब जैसे हर कंट्री के पास मान लीजिए कोई वेपन है, तो हर वेपन कोई ऐसा नहीं है कि जितना भी वेपन है वो सारा काम का वेपन है, कुछ होता है वेपन दिखाने के लिए भैया बस नाम मात्र का। तो रिवर्स रेपो भी उसी टाइप से है कि आरबीआई का जो ये जो टूल है इसका मैक्सिमम यूज होता है, बहुत कम यूज होता है, ठीक है। मतलब इसका बस नाम के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए है, लेकिन इसका मेन कोई यूज वैसा कोई खास देखा नहीं जाता है आरबीआई के अंदर, या इसका कोई खास इम्पैक्ट पड़ता नहीं है, ठीक है। तो ये है क्या, इसको समझें। रेपो के आगे वर्ड लगा रिवर्स रेपो, मतलब ये वर्ड रिवर्स है, इसका मतलब नहीं कि सब कुछ उल्टा होगा, ठीक है। और लास्ट क्लास में लोग एक टेबल भी बनाए थे, टेबल में सबसे पहले क्या लिखे थे, ये इन्फ्लेशन कम या ज्यादा लिखे थे पहले में, इन्फ्लेशन बढ़ाने का और इसमें, ठीक। तो सीआरआर
SLR और रेपो, यहां तक तो कर लिए थे। अब हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं रिवर्स रेपो। तो रेपो में आपको ये बताया गया था बेसिकली कि एक साइड होता है RBI, रेपो का बात कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरे साइड होता है कोई बैंक। अगर बैंक को किसी भी स्थिति में पैसे की जरूरत होती है, मतलब यहाँ पे आपको ये बताए थे कि बैंकिंग स्ट्रक्चर के बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, कैश या पैसा, ठीक है, तो हम लोग वो टर्म यूज करेंगे लिक्विडिटी, ठीक है। अगर बैंक के पास लिक्विडिटी का कमी है, मतलब यहाँ लिक्विडिटी का कमी है मतलब क्या, पैसे की कमी है, किसी भी कारण से अगर बैंक को पैसे की जरूरत पड़ती है अचानक से, ठीक है, आपको बताया थे लास्ट क्लास में क्यों पड़ सकता है जरूरत। जैसे सपोज कीजिए, जैसे आपको एक एग्जांपल के लिए आपको CRR का हम लोग बात कर रहे थे कि CRR अभी 4% है, उसको रातों रात RBI इंक्रीज करके 5% कर दे, तो इस केस में 1% पैसा RBI के पास जमा करना पड़ेगा, तो 1% अचानक से कहाँ से लाएगा बैंक, तो कहीं से भी लाए, उससे मतलब नहीं RBI को। अगर आपको पैसा लोन में चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, लोन में ले सकते हैं। तो अचानक से यहाँ पे मान लेते हैं इस बैंक को ऐसा नियम आ गया कि 4 से 5% इंक्रीज होने वाला था, ये जो बैंक है इसके पास लिक्विडिटी का कमी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 1% पैसा RBI को देना है। तो ये क्या कर सकता है, या तो कहीं से अरेंज कर ले, नहीं तो फिर RBI से रेपो में लोन ले ले और वो पैसा उसको दे दे, ठीक है। तो कोई भी कारण से, मतलब जैसे ये बोलने का ये सेंस है कि बैंक के पास लिक्विडिटी का कमी कब कब हो सकता है, जैसे मान लेते हैं CRR में उसका पैसा घट गया या SLR का नॉर्म से पैसा घट गया, तो उसको मीट करना है, नहीं मीट करेगा तो RBI उसे फाइन लगा देगा। तो उस केस में जनरली कोई बैंक RBI से लोन लेता है रेपो के माध्यम से, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि बैंक को अचानक से किसी दिन बहुत ज्यादा लोन देना पड़ा किसी दिन, और उस दिन बैंक के अंदर डिपॉजिट में उतना पैसा नहीं आया, तो उस केस में भी बैंक के एंड ऑफ द डे में उसको क्लोज करना है बैंक, तो वहां पे पैसा कहीं ना कहीं से अरेंज करना पड़ेगा। बैंक में क्लोजिंग जब होता है शाम में, तो क्या होता है, यही सब एडजस्टमेंट होता है कि कितना पैसा डिपॉजिट में आया पूरे दिन में और कितना पैसा लोन में गया, और दोनों मतलब बैलेंस वे में होना चाहिए। वहां पे भी मान लेते हैं किसी बैंक में अगर कोई भी, मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा है, यहाँ पे किसी दिन डिपॉजिट बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, और कोई बैंक है मान लेते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे किसी दिन लोन बहुत ज्यादा बांट दिया, तो दोनों केस में क्या होगा, इसके पास लिक्विडिटी हाई है, इसके पास लिक्विडिटी लो है, ठीक है। तो लिक्विडिटी लो रहेगा तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या कर सकता है, RBI से लोन ले सकता है। लोन लेगा तो बदले में क्या देना होगा, ब्याज या इंटरेस्ट, और यही जो इंटरेस्ट रेट होता है, जो ब्याज दर होता है, वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेपो रेट बोलते हैं। ये हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे, ठीक है, लास्ट क्लास में ये हम लोग रेपो के बारे में पढ़े थे। अब सिचुएशन दूसरा हो रहा है, जैसे यहाँ पे दो सिनेरियो हम लोग देखें। एक केस में क्या देखें कि यहाँ पे लिक्विडिटी जो है वो क्या है, सॉरी, यहाँ पे लोन ये ज्यादा दे दिया तो इसका लिक्विडिटी क्या हो गया, घट गया, और यहाँ पे डिपॉजिट में पैसा आ गया तो यहाँ पे लिक्विडिटी हाई हो गया। तो ये दो केस सिनेरियो है। अगर लिक्विडिटी अगर यहाँ पे कम हो रहा है तो वो क्या यूज करेगा, रेपो को। रिवर्स रेपो में क्या होगा कि जब भी किसी बैंक का लिक्विडिटी हाई हो जाए किसी भी कारण से, हो सकता है कोई, मतलब ये एक सिनेरियो है कि हो सकता है बैंक के पास किसी एक दिन डिपॉजिट में पैसा ज्यादा आ जाए, तो मान लेते हैं मेरे पास पैसा एक दिन रात भर के लिए, मान लीजिए बैंक का क्लोजिंग हुआ, ठीक है, और शाम में मेरे पास 1 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा आ गया, तो कल 1 करोड़ से तो 1.5 करोड़ हो नहीं जाएगा, तो कल भी कितना रहेगा, 1 करोड़ रहेगा। तो यहाँ पे मेरा क्या है कि लिक्विडिटी हाई है और बैंक अपने पास पैसा रखेगा तो उसका कोई बेनिफिट उसको मिलने वाला है नहीं, क्योंकि कैश तो बढ़ेगा नहीं, ठीक है। क्या क्या कोई क्वेश्चन है तो बोलिए, क्या बोलिए, कौन बोला अभी? तो यहाँ पे एक सिचुएशन ये था कि बैंक का, मतलब केस वन था क्या, केस वन था कि लिक्विडिटी क्या है, बैंक का लो है, तो उस केस में कौन सा टूल को बैंक इन्वोक करेगा, रेपो के टूल को, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस क्या हो गया, रेपो।
रिवर्स रेपो में क्या होता है कि कंडीशन इसका रिवर्स होता है, मतलब बैंक के पास अगर लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं है, लिक्विडिटी हाई है या उसका पैसा अधिक आ गया तो क्या, तो दूसरा केस हम लोग ये मानते हैं कि यहाँ पे लिक्विडिटी क्या है, बैंक का हाई है, किसी भी रीजन से हो सकता है, एक रीजन यहाँ पे हम लोग ये सपोज किए हैं, ठीक है। तो अगर ये पैसा बैंक अपने पास होल्ड करेगा, अपने पास चाहे तो रख भी सकता है, तो उसका कोई फायदा तो होने वाला है नहीं, ठीक है। तो उस केस में बैंक के पास क्या ऑप्शन है कि ये बैंक अपना पैसा, ठीक है, आरबीआई में डिपॉजिट कर दे या पार्क कर दे, या इसको आसान भाषा में बोल सकते हैं डिपॉजिट कर दे, जमा कर दे, ठीक है। तो बदले में आरबीआई उसको क्या देगा, इंटरेस्ट या ब्याज देगा, ठीक है। तो आरबीआई ने ये बोला कि अगर किसी भी कंडीशन में, अगर किसी बैंक के पास पैसा अधिक है और उनको चाहिए कि मेरे पास डिपॉजिट करे और बदले में ब्याज चाहिए, तो आप क्या यूज कर सकते हैं, रिवर्स रेपो का प्रोसेस आप ले सकते हैं, ठीक है। इसमें फायदा क्या होगा कि बैंक का पैसा वो चला जाएगा आरबीआई के पास एक फिक्स, मतलब फिक्स ड्यूरेशन के लिए, एक दिन 2 दिन, जितना दिन का एग्रीमेंट हो उतना दिन का एग्रीमेंट होगा बैंक और आरबीआई के बीच में, फिर उतना दिन का इंटरेस्ट मिलेगा। और ये जो इंटरेस्ट रेट होगा, जो यहाँ पे ब्याज दर होगा या जो इंटरेस्ट रेट होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्स रेपो रेट। मतलब जो ब्याज दर होता है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, और पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिवर्स रेपो। यहाँ पे भी वैसे ही था, पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे रेपो, कि ये प्रोसेस किस चीज का हो रहा है, रेपो का हो रहा है। लेकिन जो ब्याज, जितना ब्याज देना पड़ रहा है बैंक को इस लोन के लिए, उसको क्या बोलेंगे, रेपो रेट। तो रेट क्या, मतलब रेपो रेट क्या हो गया, ब्याज दर हो गया, और रेपो क्या हो गया, प्रोसेस हो गया, प्रक्रिया हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही है, रिवर्स रेपो एक प्रक्रिया है, और जितना ब्याज दर इसमें लगता है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो दर या रिवर्स रेपो रेट। तो दिक्कत इसमें, तो बेसिकली आप रिवर्स रेपो में, ये हमारा मतलब बेसिक डायग्राम हो गया, ठीक है। इसको बना लीजिए। बता रहे पहले देखिए, इसके बारे में लिखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों है ना एक साथ, पहले हिंदी में लिखिए। ठीक है, रिवर्स रेपो एक प्रक्रिया है, रिवर्स रेपो एक प्रक्रिया है जिसमें बैंक अपना पैसा, आरबीआई के पास, जमा कर सकता है। उसके बाद लिखिएगा, आरबीआई के द्वारा दिए जाने वाले ब्याज को, आरबीआई के द्वारा दिए जाने वाले ब्याज को रिवर्स रेपो दर कहते हैं। इंग्लिश में लिखिए, रिवर्स रेपो इज अ प्रोसेस in which bank parks its excess money with RBI, ठीक है, for which bank get interest, उसके बाद लिखे the rate at which, एक मिनट, the interest rate provided by RBI is called as reverse repo rate,
हम जो भी क्लास में डिफरेंशियल लिखवाते हैं, ठीक है, वो ऐसा नहीं होगा कि कोई बुक से आपको मैच करेगा, ठीक है, वो सिंपल लैंग्वेज में होता है समझने के लिए। क्यों ऐसा? क्योंकि आपको एग्जाम में आपको कोई नहीं पूछने जा रहा है डेफिनेशन। आपका कॉलेज का एग्जाम में ये नहीं कोई पूछे, कॉलेज का एग्जाम तो है नहीं कि वहाँ पे डेफिनेशन पूछ लिखना है। तो जो है आपको बेटर समझने के लिए, ठीक है, आपको सिंपल भाषा में समझ में आ जाए। और ये सब अगर जो हम आपको लिखवा रहे हैं, अगर कॉलेज वॉलेज में लिख दीजिएगा तो हो सकता है आधा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो जो प्रॉपर बुकिस, अगर जब ये सब जो हम लिखवा रहे हैं वो सब कॉलेज एग्जाम में जाके मत लिख दीजिएगा, मतलब गलत नहीं होगा लेकिन वो उसका भाषा थोड़ा वीक हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको कॉलेज एग्जाम देना है तो उसके लिए अपना बुकिस लैंग्वेज जो होता है वो लिखिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, मेन क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी बनता है वो किस लिए बनता है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, मतलब घटाने के लिए या बढ़ाने के लिए। तो अब ये बताइए, एक पहला क्वेश्चन ये है कि इन्फ्लेशन को अगर कम करना है, यहाँ पे इन्फ्लेशन को अगर कम करना है तो रिवर्स रेपो में क्या करें? हाँ, तो अभी रिवर्स रेपो ही पढ़ रहे हैं ना। बेसिकली जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं उसका मेन मोटिव क्या है? इन्फ्लेशन को कम करना या ज्यादा करना। तो मेरा यही क्वेश्चन है कि हम लोग सब राह कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, अब क्वेश्चन ये आया कि इन्फ्लेशन को कम करने के लिए रिवर्स रेपो में क्या करें? हाँ, बढ़ाएंगे या घटाएंगे? कोई एक भी कोई है जो घटाने के लिए बोल रहे हैं? सीआरआर में क्या करते थे इन्फ्लेशन को कम करने के लिए? अगर इन्फ्लेशन को कम करना है तो सीआरआर को क्या करना पड़ेगा? इसको बढ़ाएंगे, एसएलआर को बढ़ाएंगे, रेपो को बढ़ाएंगे। तो रिवर्स रेपो में क्या करेंगे? ठीक है, घटाएंगे। और कोई है? किसी का और जवाब है? बढ़ाने का भी है ना? घटाने का कौन बोल रहे हैं? अब घटाने में बोल रहे हैं बढ़ा। आप बोल रहे हैं क्या करें? सीआरआर को घटाएंगे। और इसमें ठीक है, तो आपका ये आंसर ये दोनों है, ठीक है। सीआरआर को घटाने से कैसे महंगाई कम होगा बताइएगा? सीआरआर मान लेते हैं अभी 4% है, ठीक है, आप इसको घटा के मान लीजिए 3% कर दिए, तो इससे क्या होगा? हाँ, तो इसको क्या करेंगे? ठीक, तो सीआरआर को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, एसएलआर को बढ़ाना पड़ेगा, रेपो को बढ़ाना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा? घटाएंगे कौन बोल रहे हैं? बताइए, रीजन बताइए, ऐसे ही घटाना बढ़ाना नहीं बोल रहे हैं। बताइए रीजन, घटाने से क्या होगा? अभी रिवर्स रेपो कितना पे है? जिसको आंसर देना हो आंसर मतलब लॉजिक के साथ बोला, ऐसे नहीं बढ़ाना घटाना ऐसे कुछ बोलते नहीं रहना। अभी रिवर्स रेपो रेट कितना है? 3.35। बोर्ड यूज करेंगे और वो दोनों एक साथ नहीं चल सकता है। तो क्या करना है इसमें? क्या करना है? घटाना है बढ़ाना है? पहले घटाने वाला कौन बोले? आप बोल रहे हैं ना। बोलिए कि इसको घटा के कर देते हैं 3%, इससे क्या होगा? बढ़ाने वाले कौन बोल रहे हैं? बोलिए, बैठे के बोलिए ना।
क्या बढ़ा दें इसको, इसको बढ़ा के मान लीजिए 4% कर दिए, ठीक है। अब क्या होगा, कैसे? हाँ। हम्म। लेकिन बैंक का मेन रोल तो ये नहीं है ना, अगर बैंक का मेन काम क्या है, लोन देना। ये तो काम नहीं कि आरबीआई के पास पैसा डिपॉजिट करना। तो एक दिन के लिए करता है वो, इंटरेस्ट के ऊपर आप ये नहीं बोल सकते ओवरऑल लॉजिक की इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये एक मतलब हो सकता है एक रीजन हो, लेकिन ये मेन रीजन नहीं होगा। बोलिए, किसको आप बोले थे ना, बोलिए। हम्म। नहीं नहीं, रिवर्स रेपो में यहाँ पे मान लेते हैं इसको, आप इंक्रीज करके 4% मान लीजिए कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, बैंक को इंटरेस्ट। हम्म। ठीक है, और कोई? देखिए, बेसिक रिलेशन क्या है, बेसिक रिलेशन इकोनॉमी में कैसे होता है, आरबीआई, उसके बाद बैंक, उसके बाद आम जनता, ठीक है। तो लॉजिक आप लोग सबका सही है, मतलब थोड़ा मेन किसी का थोड़ा कम है, किसी का ज्यादा है। इसमें बेसिकली करना क्या है कि यहाँ पे बेसिकली देखिए, अगर डिमांड को कम करना है तो मनी सप्लाई किस लेवल पे कम करना है, पब्लिक लेवल पे कम करना है। मतलब यहाँ पे जो आम जनता है, यहाँ पे अगर महंगाई को कम करना है तो डिमांड को कम करना पड़ेगा। डिमांड को कम करने के लिए आम जनता का मनी सप्लाई को कम करना है। तो कम करने का क्या कुछ भी तरीका हो सकता है। तो यहाँ पे सपोज करते हैं कि नॉर्मली बैंक पहले पब्लिक को यहाँ पे कुछ भी इंटरेस्ट रेट पे देता है। अब यहाँ पे बेसिकली यही होगा कि यहाँ पे मान लीजिए पहले था 3.35% रेट पे, अगर बैंक ये पैसा, ये रिलेशन हम बता रहे हैं इकोनॉमी, जो पैसा का फ्लो है, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक जब पैसा अपना आरबीआई के पास डिपॉजिट करता था तो इतना परसेंट बैंक को ब्याज के रूप में मिलता था। अब क्या होगा, इसको बढ़ा के मान लीजिए 4% करेंगे, तो बैंक को ये दिखेगा कि अब मतलब पहले से ज्यादा, मतलब हमको परसेंटेज पहले से ज्यादा इंटरेस्ट के रूप में इधर से आरबीआई हमको दे दे रहा है। तो बैंक बेसिकली करेगा क्या, मतलब इसका एक माइंडसेट ये हो सकता है कि ये पैसा जो नॉर्मल पब्लिक तक पहुंचना चाहिए उसका फ्लो को इधर घटा के इधर बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारा रीजन है। इधर अगर पैसा ज्यादा बढ़ाने के साथ रिस्क भी ज्यादा हो सकता है, पैसा डिफॉल्ट कर दे, कोई लोन ना वापस करे, ऐसा भी क्रिएशन मतलब सिचुएशन हो सकता है। लेकिन पैसा जब इधर जाएगा तो ये पैसा सेफ है, ठीक है, यहाँ पे रिस्क जीरो है, ठीक है। तो इसलिए जब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा रिवर्स रेपो का, तो ऑटोमेटिक बैंक अपना पैसा आरबीआई की तरफ ज्यादा मूव आउट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हमको महंगाई को घटाना है तो रेपो को क्या, रिवर्स रेपो को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? और ये कोई मेन टूल नहीं है, ये हम लोग लॉजिकली, लेकिन आपको पता है, लेकिन आरबीआई इसका ज्यादा, इसका मतलब अर्थव्यवस्था में यूज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसका रीजन, ये रीजन हम लोग जब अगला एक दो चैप्टर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि क्यों रिवर्स रेपो का यूज कम होता है भारत में, ठीक। आपको लास्ट क्लास में बोले थे कि अगर आपको बेसिक और डिटेल नॉलेज चाहिए तो यहाँ से पढ़िएगा, पढ़े थे कोई जी? ये ओवरव्यू, यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ना है तो ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जाइए और इसके बारे में पढ़िए। कोई भी आरबीआई के बारे में इंफॉर्मेशन हो, यहाँ पे आपको इससे बेटर इंफॉर्मेशन कोई बुक में भी नहीं मिलेगा। मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में अलग से पूरा पढ़ सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। अगर कुछ भी आपको पढ़ना है, हर का ओवरव्यू में चले जाइए। जैसे बैंकर टू बैंक हम लोग आपको बताए थे कि आरबीआई का काम एक है बैंकर टू बैंक, तो इसमें क्यों है इसका ओवरव्यू में दिया हुआ है। करेंसी मैनेजमेंट के बारे में दिया हुआ है, तो बस ज्यादा कुछ नहीं था, बस इसका आपको एक ही पार्ट पढ़ना है, ये ओवरव्यू वाला हर का।
तो आपको बेटर बहुत सारा आपको पता चलेगा, रेगुलेशन कैसे, सब कुछ का आपको यहाँ से आइडिया मिल जाएगा। मतलब आरबीआई का अगर आपको, या फाइनेंशियल, इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में अगर आपको नॉलेज चाहिए, डीप नॉलेज चाहिए, तो यहाँ पे है, सबका ओवरव्यू पढ़ लीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए पॉलिसी रेट जो है, इसको माना गया है रेपो को, ठीक है। अब पॉलिसी रेट बस ऐसे नहीं कि मेन टूल है, उसके ऊपर कुछ और भी आरबीआई ने कुछ सेट किया हुआ है। इसको पॉलिसी रेट इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि ये जो अदर टूल, ये जितना है आपका रिवर्स रेपो, एमएसएफ या बैंक रेट, ये सारा इसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। मतलब जैसे मान लीजिए कल को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का बैठक होता है, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी का बैठक में, तो बंद हो जा रहा है बार बार, कैसे खुलेगा वो? अच्छा ठीक है, जो हम लिख ही लेते हैं सबका।